हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि इस टाइम हमारा आंसर राइटिंग होता है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आज के क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। पिछले 7 सालों से ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड स्टेट PSC एग्जाम के लिए आप लोगों को मुझे यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन, हमारे इस बैच के बारे में NCERT, जिसे आप उन्नति बैच के तौर पर जानते हैं, महत्वपूर्ण बैच है जहां पर जीरो से आप लोगों को अपनी चीज़ों को तैयार करने का, पढ़ने का, समझने का मौका मिलता है। यहां से आप लोग अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बैच है, एक महत्वपूर्ण पहलू है जहां से आप सब कुछ लाइफ में सही करते हैं, फाउंडेशन बेस बनाकर काम करते हैं। तो जो बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं, WS लाइव कोड यूज करेंगे तो आप लोगों को ये फी 20% कम होकर 4500 से 3600 में नजर आती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक एक करके बात करेंगे भाई। एक तो नाम जरूर लिख दिया करो आप लोग, इन क्वेश्चंस पर अपने नाम जरूर मेंशन किया करो। दूसरी बात, क्लिक करते वक्त थोड़ा साफ भेजा करो। तीसरी बात, टैग कर दिया करो मुझे जब भी पर्सनल मतलब मैसेज करना हो या कुछ भी व्हाट्सएप पे भेजना हो या कहीं पर भी, है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योग भारत के स्वतंत्रता, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखो, एक तो जब भी आप क्वेश्चंस को शुरू करें, जब भी आप क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करें तो ध्यान दें ये परिचय या इस तरीके से चीज़ों को ना लिखें। आप लिख तो इंट्रोडक्शन ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश उपनिवेश शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने गए, ठीक है। विचारधारा और रणनीति में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ठीक है, क्या कौन कौन सी विचारधारा। देखो वैसे तो इनका छोटा सा इंट्रो है, ठीक है, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी को इंट्रोड्यूस करते वक्त जिन चीजों को यूज करना चाहिए था वो नहीं लिखी। इसका मतलब इनका इंट्रो जितना इफेक्टिव होना चाहिए था उतना इफेक्टिव नहीं है। इस इंट्रो में चीजों को बेहतर करना है। जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों की तरफ से किया गया एक एक्शंस था या रिएक्शंस था, जिसमें गांधी जी को हम एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जानते हैं। गांधी जी आधुनिक भारत के इस तरीके से मतलब, है ना, लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं पूरा ही इंट्रो बता दूंगा तो फिर आप अपने विचार कैसे लिखेंगे। अपने विचार भी तो लिखने जरूरी है ना, ठीक है। अहिंसा को इन्होंने एक्सप्लेन किया। सत्याग्रह अहिंसा प्रतिरोध का एक तरीका था जिसे गांधी ने, ठीक है, थोड़ा सा विजिबिलिटी इस पर काम करना है, बड़े पैमाने से प्रयोग किया, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, हड़ताल, बहिष्कार, ये एग्जाम्पल इन्होंने अच्छे लिखे। लेकिन एक देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में थोड़ी सी डेट को भी मेंशन करो, ठीक है। जैसे आप पहले ही स्टेटमेंट में, इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हैं, गांधी जी ने चंपारण के साथ भारतीय राजनीति में आंदोलन की शुरुआत करी। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ने उनको पूरे भारत में एक प्रसिद्धि दिलाई। ये भारी स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है इस तरीके से चीजों को लिखना, ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन की बात इन्होंने करी, जिसका उपयोग गांधी जी ने, ठीक है, किया। ये भी बहिष्कार करने और करों का भुगतान ना करना, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की बात करी। निष्कर्ष में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय था। अहिंसा और सवर्ण अवज्ञा के उन्होंने दर्शन, असहयोग एवं सवर्ण अवज्ञा की उनकी रणनीति ने उनके नेतृत्व को भारतीय जनता को एकजुटता करने में साथ ब्रिटिशरों को भारतीय की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया। देखो पहली बार इन्होंने बच्चे ने क्वेश्चंस भेजा है तो पहली बार के हिसाब से कह सकता हूं कि अच्छा शुरुआत है, लेकिन अभी और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। सोचो कि इस क्वेश्चंस को चीजों में कैसे बेहतर बनाएं। इन हेडिंग के अलावा पॉइंट वाइज गांधी जी की चीजों को समराइज लिखने की कोशिश करें। हमेशा क्वेश्चंस को समराइज फॉर्म में लेकर चलें, क्योंकि समराइज फॉर्म में ज्यादा डेटा कह पाएंगे, ज्यादा बातें कह पाएंगे कम शब्दों में। तो थोड़ा सा इस पर हमें काम करना होगा। वैसे अच्छा है, नाइस अटेम्प्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा अटेम्प्ट है तो नाइस अटेम्प्ट इनको कहूंगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस किसका है भाई?
ठीक है, नाम लिख दिया करें भाई, नाम, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर बापू को देश की आजादी दिलाई और अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए समूचे देश को एक किया, ठीक है। भारत इस वर्ष ब्रिटिश शासन में अपनी आजादी का 76वां साल मनाएगा। बीते वर्ष 2022 में भारत में ब्रिटिश शासन में अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए। इस वर्ष ब्रिटिश शासन के 76वां, ठीक है। वैसे बढ़िया है ये पॉइंट जो है, एक तरीके से कहें तो अवेयरनेस को दिखाता है, आपकी अवेयरनेस को दिखाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि इस तरीके के पॉइंट जो है हमें एग्जाम के कंटेक्स्ट में याद नहीं आते, तो हमें इस पर थोड़ा सा काम करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ महात्मा गांधी का योगदान देखो, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण और भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, यहां पर इनके क्वेश्चंस में एक अलग चीज आपको देखने को मिलेगी जो पिछले वाले क्वेश्चंस में मिसिंग थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आजादी से पहले, आजाद भारत से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था। अच्छा, पंडित नेहरू की बात कहां से आ गई भाई यहां पर? अच्छा ठीक है, फिर भी भारत की आजादी में महात्मा गांधी का योगदान, चंपारण सत्याग्रह को एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया। खेड़ा सत्याग्रह को एक्सप्लेन किया इन्होंने और असहयोग आंदोलन को एक्सप्लेन किया, बढ़िया है। गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह पे गांव में बाढ़ आ गई थी, तो वहां अगर और किस परेशान होकर वहां के किसानों ने शासकों के टैक्स माफ करने की अपील की थी, ठीक है। डेट वाइज लिखने की कोशिश की है, तो ऐसे डेट वैसे तो याद नहीं रहती, लेकिन अगर आपने इन्होंने डेट में लिखी है तो बहुत अच्छी बात है। नमक सत्याग्रह इन्होंने इसके बारे में बताया, तो इसका मतलब जो पूरे योगदान थे इनके बताने की, जो लिखने की कोशिश की थी, वो इन्होंने यहां पर बाखूबी बताया। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम के कारण विलय नीति, सैनिकों की असंतोष के कारण भारतीय सैनिक की धार्मिक, अंग्रेजों की आर्थिक नीति, भारतीय परंपराओं में परिवर्तन। भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन ने दो प्रकार का था, एक अहिंसक आंदोलन और दूसरा था सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के कारण जिस प्रकार एक विशाल नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने गंतव्य अर्थात सागर मिलन में आबाद रूप से बहती जाती है, तथा उसका प्रकार बीच बीच में उसे अन्य छोटी छोटी धाराएं भी मिलती है। मैं इस लाइन का मतलब नहीं समझ पाया। इसे भारत के कंटेक्स्ट में कैसे कनेक्ट किया जाए? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय था। अहिंसा, समन्वय अवज्ञा के दर्शन और असहयोग और समन्वय अवज्ञा की उनकी रणनीति उनके नेतृत्व की भारतीय जनता को एकजुट करने के साथ साथ ब्रिटिशरों को भारतीयों की मांग मानने के लिए भी मजबूर किया। सेम लाइन रिपीट हुई है पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह, और बढ़िया। वैसे तो अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और बेहतर सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को दिखाने की जरूरत है, ठीक है। ये स्वतंत्रता संग्राम के कारण गांधी जी के साथ क्यों कनेक्ट नहीं किया गया और क्यों इसे कनेक्ट करूं मैं, मुझे इसका भी जवाब चाहिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी चीजों को देखने की कोशिश करो। बात करूं अगर मार्क्स की, तो 15 में से 5 नंबर मेहनत के हैं। क्वेश्चंस में कमियां हैं, क्वेश्चंस की कमियों को ठीक करें। नीड टू बी इंप्रूव, नीड टू बी इंप्रूव, जरूरत है अभी और ज्यादा चीजों को सुधार करने की, ठीक है। इंप्रूव्ड याद रखिएगा, वैसे बढ़िया है, अच्छा लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है सोनम का। ओके, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, डिफरेंस क्या था? इंश्योर पॉलिटिकल राइट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बोथ आर फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट बोरोड फ्रॉम द यूएसए। आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। फंडामेंटल राइट इक्वेलिटी को बताया, राइट टू इक्वेलिटी, फ्रीडम, ठीक है। इन्होंने इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में अंतर बता दिया। both complementary and supplementary to each other. The theme of fundamental right must be made light to DPSP. बच्चा क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस कह रहा है while the fundamental right ensure political right of the citizen, DPSP ensure that the economic and social right of the people in the respect in the followed by the state critically analyze why provision of economic social right were used also not mandatory. कहीं पर भी ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से डील नहीं किया गया। क्वेश्चंस में केवल और केवल आपने बताया कि फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी के साथ कहां पर अंतर है, ये जरूर आपने बताया। तो क्वेश्चंस पूरी तरीके से आउट ऑफ ट्रैक है, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। दोबारा लिखोगे इस क्वेश्चंस को सोनम, दोबारा लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चंस पूरी तरीके से आउट ऑफ ट्रैक है, एक नंबर भी देना बेमानी होगी, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो दोबारा लिखेंगे इस क्वेश्चंस को, बिल्कुल साफ तौर पर कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। फ्रीडम बात कर दी, पूरा फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चंस में ये बताया ही नहीं है इकोनॉमिक और डीपीएसपी के साथ इसका क्या कनेक्शन है। केवल डिफरेंस दिखाने से क्वेश्चंस पूरा नहीं हो जाएगा। रीअटेम्प्ट क्या करना है? रीअटेम्प्ट करना है, क्लियर है।
ठीक है, माफ़ी चाहता हूं मैं अगर आप लोगों को लगता है कि सर जी आप बहुत रिजिड कॉपी चेक करते हैं, कॉपी रिव्यू करते हैं। थोड़ा सा रिजिडिटी होनी ज़रूरी इसलिए है बच्चे, क्योंकि रिजिडिटी ही आपको बताती है कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चीज़ों में बदलाव करना है। जब तक आप लोगों को रिजिडिटी नहीं दिखाई देती तब तक आप लोग चीज़ों को नहीं समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इनका दूसरा, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट यहां पर है। राइट टू नहीं, फिर भी नहीं है पूरा, फिर भी अधूरा है बच्चा। कहीं पर भी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को और उसको जस्टिफाई करेगा। क्वेश्चंस में इन्होंने, अगर मैं इस क्वेश्चंस का मतलब इस क्वेश्चंस को बदल दूं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट, ऑल्सो कंपेयर फंडामेंटल राइट विद डीपीएसपी, तब ये क्वेश्चंस परफेक्टली डील करेगा अपने सवाल को। सोनम, क्वेश्चंस को लिखते वक्त ध्यान रखो कि क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चंस को नहीं समझोगी, जब तक क्वेश्चंस को डील नहीं करोगी, तब तक समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस को समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चंस की डिमांड को समझकर ही लिखने की कोशिश करो। उम्मीद है कल से बेहतर करोगी। एक क्वेश्चंस लिखो, डजंट मैटर, लेकिन बेहतर लिखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निधि का। निधि का बेचारी का कल का मैंने क्वेश्चन रिव्यू नहीं किया तो वो बेचारी नाराज थी मुझसे, मैं माफी चाहता हूं, आपका क्वेश्चन मैं रिव्यू नहीं कर पाया था। ठीक है, पार्लियामेंट्री पावर अमेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर इन द कैन नॉट इनलार्ज द एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, बढ़िया सवाल है। ओके, इसके बाद इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, India has parliamentary form of government with we the people of India as the sole authority as per the preamble. However, Parliament have to use scope of amendment under Article 368. ठीक है, 3 तरीके से बताया इन्होंने अमेंडमेंट को। 2 वे अमेंडमेंट को 3 तरीके से मेंशन किया गया है बच्चा। स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट एंड सिंपल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी वाला पॉइंट आपने नहीं लिखा, या तो सिंपल मेजोरिटी को आप अमेंडमेंट नहीं मानते बच्चा, वो अमेंडमेंट तो है। जब भी अमेंडमेंट की बात आएगी तो सिंपल मेजोरिटी को तो मेंशन करना होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर MP MLA की सैलरी बढ़ानी हो तो कौन सा अमेंडमेंट लाऊंगा? ना तो इससे होगा ना इससे होगा। मैंने आपसे पूछा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करना हो, कौन से अमेंडमेंट से होगा? ना इससे होगा ना इससे होगा। तीसरा अमेंडमेंट कहां लिखोगे? मैंने पूछा आप लोगों से, किसी राज्य का नाम बदलना है, बाउंड्री चेंज करनी है, नया राज्य क्रिएट करना है, कौन सा अमेंडमेंट होगा? सिंपल अमेंडमेंट है। आपने उसकी भी बात नहीं रखी। ठीक है, छोटी इंफॉर्मेशन को लिखो, लेकिन कम इंफॉर्मेशन को लिखोगे काम चल जाएगा, पर इंफॉर्मेशन ही गायब कर दोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये 368 में 3 प्रकार के अमेंडमेंट की बात लिखी। अगर किसी किताब में 2 अमेंडमेंट दिखाए गए हैं तो सिंपल आप उस राइटर से एक मेल डालकर पूछिएगा कि सर इफ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट और रीनेम द स्टेट देन विच टाइप ऑफ अमेंडमेंट वी हैव टू फॉलो। If we want to create a legislative council or we want to abolish a legislative council in a state, then which type of amendment we have to follow? If we want to increase the salary of MP or MLA, then which type of amendment it will या इसमें काम करेगा। ठीक है, निधि सोचती अच्छा हो लेकिन कंसेप्ट को पकड़ो, कहां पर क्या पूछना चाहता है तब लिखो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर द सेम इन फुल। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्स आइदर द प्राइवेट मेंबर एज द मिनिस्टर। ठीक है, पासिंग ऑफ द बिल बोथ विद द स्पेशल मेजोरिटी विद नो प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सिटिंग। ठीक है, इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग ऑफ द फेडरल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, but these power of the amendment by the parliament is not absolute and is limited as follows. Okay, यहाँ से क्वेश्चंस का मेन पार्ट स्टार्ट हुआ है। यहाँ से उससे पहले आपने अमेंडमेंट को एक्सप्लेन किया, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ उसको भी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा अकॉर्डिंग टू जजमेंट मेड इन केशवानंद भारती केस 1973 द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल बट एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड द वेरियस प्रिंसिपल लाइक सोवर्निटी, डिग्निटी, बैलेंस ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू etc. Thus in country like India constitutional supremacy in these which help to maintain the integration of the such ethnic diverse nation also said as per the holding. ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, क्वेश्चंस में मुझे उम्मीद ज़्यादा थी, 250 वर्ड्स पूरे नहीं हुए तो 250 वर्ड से कम है क्वेश्चंस ने 220 वर्ड्स के करीब लिखे गए हैं। तो
थोड़ा सा और ध्यान दो निधि, और इम्प्रूव करो, चीज़ों को इम्प्रूव करो। मार्क्स की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने मार्क्स में खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। 5 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हो सकता है कि आपको 5 नंबर दे दिए जाएं, लेकिन अभी ज़रूरत है इस चीज़ को और बेहतर करके दिखाने की, और बेहतर करके इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की ध्यान दीजिएगा। नहीं रिप्रेजेंट करोगे तो फिर आपकी चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगी, धीरे धीरे आपकी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। व्यूज़ अच्छे हो तो उनको और अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। आप सोचती बहुत अच्छा है, लेकिन लिखते वक्त ध्यान रखो कि किस चीज़ को मिस करना है और किन चीज़ों को काम पे रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनका भाई। ठीक है, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडिया constitution approach to secularism? Secularism means separation of the religion from the political and social, economic and cultural aspect. Not a proper particular definition. The secularism means the separation of religion from state, गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। आप ये भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट स्टेट हैज नो रिलीजन। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इज स्टेट हैज नो रिलीजन। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, ये एग्जैक्टली मीनिंग है ना। ठीक है, इन अ पर्सनल मैटर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू बी सेकुलर इन 42nd टू बी सेकुलर। ओके, थोड़ा सा शब्दों को मतलब स्टेटमेंट को फॉर्मेशन ध्यान दो बच्चा निधि है। स्टेटमेंट फॉर्मेशन जरूरी है। वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू एड द वर्ड सेकुलर इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 एंड ऑल्सो गिवन इन फंडामेंटल राइट 25 से 28। ये तो पहले से ही था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा थोड़ी है कि 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से ही 25 से 28 चीजों को जोड़ा गया। गलती कर रही हो बच्चे, एक एक मीनिंग मतलब समझना बहुत जरूरी है। अब ये मत कहना सर जी एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होगा कि वो इतना डीप पढ़ पाएगा, वो बाद की बात है। अभी तो मैं पढ़ रहा हूं ना, है ना। खुद पढ़िएगा यहां से लेके यहां तक का स्टेटमेंट और मुझे बताइएगा कितना सही है। इन टूडेज टाइम इंडियाज फॉलोइंग अप्रोच ऑफ प्रिंसिपल्ड, ठीक है, डिस्टेंस टुवर्ड्स सेकुलरिज्म वेयर द फ्रांस इज फॉलोइंग द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रांस लर्निंग फ्रॉम इंडिया सेकुलरिज्म अप्रोच लाइक इंटॉलरेंस, टॉलरेंस वाला, ठीक है, टुवर्ड्स ईच एवरी। ठीक है, ये अच्छा लिखा है। सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट ओवर रिलीजियस एज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एसआर बोम्बई केस, लिबरल एटीट्यूड, हार्मोनी, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी, these are also maintained by the India, which are also maintained is the basic structure doctrine. Thus in many ways India idealist leadership approach is inspiring countries like फ्रांस। बढ़िया, बस केवल और केवल यहां पर गलती है, यहां पर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर ठीक करो। क्वेश्चन अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, इसमें आपके बेहतर व्यूज हैं, बेहतर। ठीक है, तो थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करो। अब मत सोचिएगा सर 4.5 नंबर इसमें क्यों दिए, क्योंकि इसमें आपने 45% के लायक काम किया है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा और बेहतर करने की उम्मीद है, आप और अच्छा इसमें करेंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ये क्वेश्चंस किसका है? उपासना तिवारी का। 250 वर्ड्स में सवाल है, द ड्रिवेडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। थोड़ा सा विजिबिलिटी पर दिक्कत है भाई, विजिबिलिटी पर काम करो बच्चा लोग। विजिबिलिटी क्वेश्चंस, उपासना क्वेश्चंस को क्लिक करते वक्त, मतलब जब आप क्वेश्चन मुझे सेंड करें तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चंस मेरे पास तक साफ और अच्छी कंडीशन में पहुंचे। ठीक है, द ड्रिवेडियन टेम्पल आर्किटेक्चर दैट emerge in South India which was pioneered by the Pallavas, Chalukyas, Cholas and Pulkesh। ठीक है, अच्छा ये देखो, इस क्वेश्चंस में मैं पूरा क्वेश्चंस पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन इस क्वेश्चंस के इस पार्ट ने एक बहुत बेहतर मेरे दिमाग में इमेज क्रिएट कर दी इस बच्चे के लिए कि हाँ, इसने इस क्वेश्चंस को पूरी मेहनत के साथ लिखा है, पूरी मेहनत के साथ। ठीक है, विमान, शिखर, गर्भगृह, मंडप, गोपुरम।
और इन्हीं चीज़ों को इन्होंने यहाँ से एक्सप्लेन किया है, इन्हीं चीज़ों को इन्होंने यहाँ से दिखाया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है गोपुरम एंट्रेंस गेटवे। ठीक है, और उसके बाद एसोसिएट विद द मैन दे इतिहास। ठीक है, द चोलास डायनेस्टी इन्फ्लुएंस। देखो यहां तक इन्होंने, सबसे अच्छी बात यहां तक इनका क्वेश्चंस का पहला पार्ट पूरा हो गया, यहां से क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट शुरू हो गया चोलास वाला। ठीक है, द चोलास डायनेस्टी इन्फ्लुएंस द आर्किटेक्चरल स्टाइल थ्रू दियर। ठीक है, ठीक है, और पैट्रोनोज द कंस्ट्रक्शन द रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी पर्टिकुलरली। ठीक है, राजा चोलाज एंड राजेंद्र चोलाज। नाम याद रह पाएंगे बच्चे, याद रह पाएंगे। इनोवेशन इन आर्किटेक्चर, द एक्सपेंडेड द कंसेप्ट ऑफ विमान्स एंड अदर थिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। कंक्लूजन कहाँ है भाई? कंक्लूजन मिस है भाई, है ना? थोड़ा सा कंक्लूजन को भी लिखने की कोशिश करो। बढ़िया लिखा है, अच्छा लिखा है। वर्ड लिमिट इसमें कम रही है तो वर्ड लिमिट पर भी ध्यान दो। डायग्राम बनाने से वर्ड लिमिट घट गई, तो कोशिश करनी है कि एटलीस्ट वर्ड लिमिट पूरी की पूरी 240 के करीब लिख पाओ। ठीक है, और वर्ड लिमिट को जोड़ लिया करो, काउंट कर लिया करो। लाइक जैसे अगर मैं बताऊं कि वर्ड लिमिट कैसे जोड़नी है आपको, तो देखो यहां पर देखिएगा, 1 2 3 4 5 मान लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पंजे 90, यानी कि इस पेज पर आपने 90 शब्द लिखे हैं, 90 शब्द। ठीक है, अब अगर 90 शब्द लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, इस पेज पर भी मैं 90 मान लूं, हालांकि इस पेज पर 80 शब्द है, तो 9 और 8 17, 170 शब्दों में आपने क्वेश्चंस लिखा है, जबकि 250 वर्ड्स का सवाल था। उपासना आज ये पूछ रही थी और आज ही चीज़ों को तुमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो डायग्राम अच्छे खासे मार्क्स लेकर जाएगा, तो बढ़िया मार्क्स अब तक इनको मैंने दिए हैं, लेकिन शब्दों की कटौती की वजह से कुछ चीज़ों पर इन्हें काम करना ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया इन्होंने अपनी चीज़ों को बताने की कोशिश की, बढ़िया तरीके से अपनी चीज़ों को लिखने की कोशिश की, और ये काबिले तारीफ बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेधा। ठीक है भाई, ये लड़की जो है सुमेधा आर्या, मैम मेहनत बहुत कर रही है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पढ़ने का, समझने का, लिखने का तरीका बहुत शांत स्वभाव से पढ़ती हैं, और इनके क्वेश्चंस में नज़र आता है। हालांकि शायद मैंने तारीफ ज़्यादा कर दी हो, क्वेश्चंस कुछ और कहना चाहता हो, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस में किस तरीके से उन्होंने कहा है। भारत इस वर्ष ब्रिटिश शासन अपनी आज़ादी का 76वां साल मनाएगा। इस दिन मनाने के लिए बहुत सारे अविस्मरणीय वीरों ने अथक प्रयास किया है। किस दिन की बात चल रही है भाई? ठीक है, संग्राम में अपने प्राण भी गंवाए। ऐसा ही अमर आत्मा है जिसे लोग राष्ट्रपिता गांधी के तौर पर कहते हैं। बड़ा जबरदस्त इंट्रो लिखा है इन्होंने भाई, इंट्रो को बड़ी जबरदस्त तरीके से लिखने की कोशिश की है। बढ़िया, ठीक है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि किसी को जीतने के लिए हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा के मार्ग को अपनाकर उसको पराजित किया जा सकता है। गांधी जी के पास इस स्वतंत्रता संग्राम में आधुनिक हथियार ना होकर केवल विचारों के हथियार थे, जो कि इस स्वतंत्रता संग्राम में अहम हथियार थे। इस हथियार को अहिंसा और सत्य, जिन्होंने इस लड़ाई में आज़ादी में बदलकर भारतवासियों को एक नई सुबह का एहसास दिया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान 1919 से लेकर 1948, 1919 से नहीं 1915 से उनकी कहानी शुरू हो जाती। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि उनका साउथ अफ्रीका से वापसी से लेके ही उनकी कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहले उन्होंने भारत भ्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद इस समय गांधी जी के स्वतंत्रता, ठीक है, ये चंपारण खेड़ा, रोलेट एक्ट, नमक सत्याग्रह, ये बड़ी अच्छी कहानी है कि आप इस तरीके से चीज़ों को लिखते हो, है ना, ये बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में इन आंदोलनों के जरिए भारतीय लोगों को एक नई उमंग का जन्म दिया, जिसका असर 1920 में असहयोग आंदोलन में देखने को मिला। हर भारतीय, चाहे वो बुजुर्ग था, नौजवान था, बच्चा था, स्कूल जाने वाला छात्र, महिलाएं, अमीर, गरीब, कोई भी था, वो सबके सब ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। सच्चे विचारों और अहिंसक रणनीति में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ब्रिटिश हुकूमत के पैर खोखले कर दिए थे। बड़ा खतरनाक पंचलाइन लिखी है भाई, और उन्हें भारत छोड़ो में मजबूर कर दिया था। गांधी जी ने अपनी विचारधाराओं और सही रणनीति की वजह से अंग्रेजों को ऐसी दुविधा में फंसा दिया था कि उनके पास सिर्फ सुसज्जित सैन्य बल के आगे अहिंसक तथा सत्यवादी हथियार कहीं ज्यादा प्रभावशाली और सफल हुए। इसलिए गांधी जी की विचारधारा एवं उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है।
बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा आपने मुझे इस कंटेक्स्ट में चीज़ों को बताया है सुमेधा। केवल एक कमी जो मुझे आपके क्वेश्चंस में लगी है, देखो यहाँ पर देखिएगा, एक ये जो आपने यहाँ पर बताने की कोशिश की ना, तो इंट्रो चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इंट्रो में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो बात आपने बताने की कोशिश की, थोड़ा सा कोशिश करो इसमें 2 स्टेटमेंट के माध्यम से बात कहो, 3 स्टेटमेंट के माध्यम से बात करो, एक छोटी सी हेडिंग लिख दो। क्या? गांधी जी के विचार, स्वतंत्रता को लेकर गांधी जी का योगदान, या स्वतंत्रता को लेकर गांधी जी की सोच, है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक गांधी जी के शुरुआती दिनों का जिक्र नहीं किया। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से लौटते हुए, बल्कि साउथ अफ्रीका में ही रहते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाना शुरू कर दी थी। तो उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस में एक और पहलू पर आप सोच पाएंगे, एक और पहलू पर आप जान पाएंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को और बेहतर किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें वो होती है जहां पर आप अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट करते हैं, बेहतर तरीके से दिखाते हैं। बहुत जरूरी। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा कंसेप्ट है जो आपने मुझे यहां पर दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मार्क्स की बात कर लेते हैं। भाई मार्क्स आप डिजर्व तो करती हैं सुमेधा। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 15 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ, 15 नंबर के क्वेश्चंस में आप इस क्वेश्चंस में 5 नंबर डिजर्व करती हैं। 5 थोड़ी सी कमियां जरूर हैं जिन्हें ठीक करना है। और अब आगे मैं आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड ही रिव्यू करूंगा। आपके मेहनत के आधार पर रिव्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं इमोशनली आपको नंबर दे देता हूं और आप उसका नाजायज फायदा उठाते हैं कि सर जी आप इतने नंबर दे देते, हम तो खुश हो गए, हमारी परफॉर्मेंस तो गजब हो गई है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जीनियस व्यक्ति के नोट्स, एक और जीनियस व्यक्ति का क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रणीत का। ठीक है, बोथ फंडामेंटल डीपीएसपी आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। क्वेश्चंस क्या है? इंश्योर पॉलिटिकल राइट। ठीक है, द फंडामेंटल राइट इंश्योर इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35 इम्पोज नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट वेयर डीपीएसपी आर इनोमेटेड इन पार्ट 4 a positive obligation. The difference between fundamental right DPSP ensures that one of the political and other is socio-economic right. यहाँ पर इन्होंने केवल इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, अपनी बात को कहने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। अब किस तरीके से इन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया है ये वो आगे लिखने वाले हैं। यहां तक मुझे इस क्वेश्चंस में कोई समस्या इंट्रो पार्ट में नहीं दिखाई देती, तो कंप्लीटली इंट्रो पार्ट इनका सही है। ठीक है, उसके बाद चंपक राय दोहराए रेजन केस डीपी आस्पी रन टू सब्सिडरी टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, केरला एजुकेशन बिल डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस। So basically these cases are the trying to explain these harmony and ठीक है, balance between fundamental right DPSP but in present fundamental right enjoy supremacy over DPSP। ठीक है, डिफरेंस दिखाने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, बट द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट आर नॉट मेड मैंडेटरी ड्यू टू सम जजमेंट ऑफ कोर्ट। मिनर्वा मिल। ओके बच्चा, सारा जो क्वेश्चंस का खेल है प्रणीत, वो मिनर्वा मिल केस के कंटेक्स्ट में पहुंच गया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कंटेक्स्ट में पहुंच गया। इसका मतलब इस क्वेश्चंस में मुझे उम्मीद ज्यादा थी कि आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, देखो एक बात बताइएगा, जब मैं इस क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले मैंने इंट्रो पार्ट में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का जो स्टैटिक पोर्शन वो एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैं बॉडी पार्ट में गया, फंडामेंटल राइट एज पॉलिटिकल राइट। एज वी नो कि हमें फंडामेंटल राइट के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 14 से 18 सीधे तौर पे समानता का अधिकार बात करता है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई और धार्मिक अधिकारों की बात की गई। इसका मतलब ये डायरेक्टली हमें राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। उसके बाद जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डीपीएसपी इज इंप्लीमेंट या डीपीएसपी लाए गए थे टू या फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द समाज, लोगों के बीच इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट को इक्वलिटी ट्रीट करने के लिए हम वहां पर देखते हैं डीपीएसपी को। एग्जाम्पल, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, महिलाओं के सम्मान की बात करना,
महिलाओं की एजुकेशन की बात करना, तो वो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तब ये डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है, लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक आपका भी गया है। क्वेश्चन जितना मजेदार होना चाहिए था वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट गया। केस, एक दो केस का नाम लिख सकते हैं, सारे केस आपको याद नहीं रहेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। केशवानंद भारती केस याद रह जाएगा 1973, गोलकनाथ केस याद रह जाएगा 1967, मिनर्वा मिल केस याद रह जाएगा 1917। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें कि केस को इस तरीके से नहीं, बल्कि उसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जिस क्वेश्चंस को पूछा गया है वो एक बार खुद पढ़िएगा पंडित, और जस्टिफाई कीजिएगा कि क्या ये क्वेश्चंस आपके हिसाब से सही है। क्या इस क्वेश्चंस को आपके हिसाब से सही तरीके से लिखा जा सकता था? क्या इस क्वेश्चंस को सही तरीके से आपने मेंशन किया है? नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी। मार्क्स इस क्वेश्चंस पर नहीं दूंगा। क्यों? मेरे हिसाब से आउट ऑफ ट्रैक गया है। नीड टू बी इंप्रूव। तो ये याद रखिएगा कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। तो पंडित ने आज गलतियां की हैं, मार्क्स अलॉट नहीं हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा मीनाक्षी का। मीनाक्षी इज ऑलवेज डूइंग अ गुड थिंग। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों को राजनीतिक अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है या आयरलैंड से प्रावधान से संबंधित है। डीपीएसपी का आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यापक रूप से बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, ये सिद्धांत जिनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है, कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शक देना है। 39 से 40, 42, 43 सब चीज इन्होंने मेंशन करी। गांधीवादी विचारधाराओं का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, सॉरी, वापस चलते हैं यहाँ पर। आलोचनात्मक अध्ययन, आर्थिक सामाजिक अधिकार, मौलिक अधिकार नकारात्मक वे राज्यों को कुछ करने से रोकते हैं। डीपीएसपी सकारात्मक है, राज्यों को शक्तिशाली। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत है, डीपीएसपी समाजवादी है। डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों के सहायक कंपनी के रूप में माना गया। निम्न तथ्यों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों की तरह व्यक्तिगत ना बनाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगे तो डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है, जैसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में। सबसे पहली बात, मीनाक्षी, आप लोग कहेंगे कि सर जी आप बहुत डीप आज क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, बहुत डीप आप क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे हैं। डीपीएसपी में या फंडामेंटल राइट में अमेंड करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल कानूनों को जांच कर सकता है, केवल संसद ही रिव्यू कर सकती है। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट को लगे तो डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है। नोट एक्सेप्टेड। आर्टिकल 21A को शामिल करने की बात हो, आर्टिकल 45 के अंतर्गत या कुछ भी शिक्षा को लेकर बराबर करने की या कुछ भी करने की कहानी हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, पार्लियामेंट ने की थी। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से चीजों को हमने देखा था। 42वें कंटेक्स्ट में हमने चीजों को जानने की, पढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। और दूसरी चीज, इस क्वेश्चंस का जो इंट्रो पार्ट है वो केवल और केवल डीपीएसपी को शो कर रहा है। डीपीएसपी को, इसका कहीं पर भी मुझे ये लगा ही नहीं है कि यहां पर फंडामेंटल राइट को भी बताना है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों के कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चंस की डिमांड को समझें, क्वेश्चंस की जरूरत को समझें, तो आप तभी चीजों को ठीक कर पाएंगे। सुमेधा, उम्मीद थी बेहतर करने की। जबकि आपने जितना अच्छा लिखना चाहिए था उतना अच्छा नहीं लिखा है। तो जितना अच्छा लिखना चाहिए था उतना अच्छा नहीं लिखा, तो चीजों को बदलना और बेहतर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग अपनी चीजों को खो देंगे, है ना? ध्यान दीजिएगा। तो मार्क्स की बात करूं, नहीं, कुछ गलतियां लिखी हैं और गलतियों को आज मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, गलतियों को आज मैंने बाहर निकाल दिया है, तो मार्क्स आपको भी नहीं मिलेंगे। आंसर आपके लिए भी कमेंट यही है, नीड टू बी इंप्रूव, जरूरत है
सुधार करने की और ज़्यादा चीज़ों को बेहतर करने की। जब तक चीज़ों को बेहतर नहीं करोगे तब तक आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तब तक आप लोग चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चंस क्या है ये देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश उपनिवेश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अग्रणी व्यक्ति के रूप में उभरे और अहिंसक संविधान आवेदन के जाने लगे। गांधी जी ने विचारधाराएं अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग, समन्वय, अवज्ञा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गांधी जी के नेतृत्व में पहले भारत का विभाजन भारत वर्ग विभाजित था, लेकिन सत्याग्रह दर्शन प्रचार देश की वर्गविहीन कर दिया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता की राजनीति में गांधी जी की पहली भागीदारी प्रत्यक्ष गांधी चंपारण आंदोलन में नील की खेती के विरुद्ध थी। बेहतरीन, ये पॉइंट आप सबने दिखाए हैं। तो इन्होंने इस चीज को बाकायदा एक्सप्लेन किया है। हालांकि इस चीज को और बेहतर एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा सकता था। गांधी जी के योगदान जैसे बाकी के बच्चों ने भी लिखने की कोशिश की, तो इन्होंने डायग्राम में थोड़ा सा मार खा गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने क्वेश्चंस में चीजों को अच्छे से दिखाने की कोशिश की। सहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद यह आंदोलन उभरकर सामने आया। स्वराज की स्वशासन की डिमांड। ठीक है, नमक मार्च, दांडी आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में 1923 में गांधी का नमक शुल्क विरोध में सत्याग्रह के ब्रिटिश उपनिवेश की सत्ता की जड़ से खत्म करने और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में गांधी की विचारधारा एक मार्गदर्शक के रूप में उभरकर सामने आई। गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक मार्च, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन सहायता से स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा नई दिशा मिली है। मीनाक्षी, हाँ ये अच्छा लिखा है आपने, बहुत बढ़िया लिखा है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। सुमेधा तो नहीं है, मीनाक्षी है। तो मीनाक्षी यहाँ तक बड़ी अच्छे से आपने बताने की कोशिश की, तो थोड़ा सा डायग्राम का यूज़ करते तो अच्छा, इस पर मार्क्स मिल सकते हैं। 15 नंबर का सवाल था, बिल्कुल 150 नंबर, 250 का था, तो 15 नंबर में से आपको इसमें 5.5 नंबर। अभी और ज़्यादा चीज़ों में सुधार करना है, समझना है, कंटेंट को वेरीफाइड करना है और तब चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तभी आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिव्यू नहीं हुआ। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। नहीं, ये तो मैंने कर दिया था। भारत का न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है, जबकि संसदीय प्रणाली की बात हो गई थी, ये तो हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है भाई? हमारा भाई नाम लिख दिया करें भाई, नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नाम से ही मैं चीज़ों को पहचान पाता हूँ। प्लीज़ नाम लिख दिया करें, है ना। दरवीज मंदिर वास्तुकला पल्लव शासकों के समय में चोल, ठीक है, विश्व शामिल और तंजौर बृहदेश्वर इसका जीवित उदाहरण है। विशेषताएं ये बताने की कोशिश की, इस कला के द्वारा मंदिरों का विस्तार दक्षिणी क्षेत्रों के आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चों ने नहीं लिखी थी। इसका विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। चोल शासन में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम इस शैली को देखने को मिलता है। आगे जाकर बढ़िया अपने डायग्राम के माध्यम से अपनी बातों को लिखा है और एक्सेप्टेबल है इस प्रकार की चीज़ों को लिखना। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा कर दिया करें भाई। ठीक है, ये जैसे ये इस तरीके से बना दिए, ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से, तो जिस तरीके से उसका मंदिर का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसका ध्यान रखें, है ना। अपने हिसाब से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से लिखें। स्थापत्य शैली, ठीक है, चोल शासकों की भूमि, इस शैली में विस्तार न केवल देश अपितु विदेशों में भी देखने को मिलता है। चोल शासकों की वास्तुकला का संबंध समृद्ध इतिहास है, समृद्धि वाला इतिहास है भाई, ये समृद्ध इतिहास। ठीक है, जिसके नमूने अभी भी संग्रहालयों तथा मंदिरों में मौजूद हैं। ऊंचे गोपुरम, बहुमंजिला पिरामिड जैसे टावरों के साथ द्रविड़ शैली का पालन किया गया है। स्थापत्य कला शैली, नागर शैली, वेसर शैली, विंध्यन शैली, ठीक है। चोल शासकों ने इस शैली के अंतर्गत ईंटों की जगह पत्थरों का शिलाओं का प्रयोग किया। चोल शासकों द्वारा मूर्तिकला, चित्रकला का बेजोड़ संगम प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ओके। चोलकालीन महत्वपूर्ण मंदिर दारासुरम, एशेतवर, त्रिभुंगम, ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की साइट में शामिल आते हैं। हम कह सकते हैं कि भारतीय स्थापित कला में चोल शासकों ने जोहरी की भूमिका निभाते हुए उत्कर्ष पहुंचाया और इसका विजयनगर साम्राज्य के बाद पतन होना शुरू हो गया था। हालांकि अब भी भारत सरकार अपनी प्राचीन कला संस्कृति की सुरक्षा हेतु कड़े नियम बनाए गए हैं। थोड़ा सा ये मतलब स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग हो गया। बाकी जिस बच्चे का भी ये सवाल है बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया।
हाईएस्ट मार्क्स अभी तक इन्हीं के ही हैं। बेहतरीन, हर बात हर चीज़ को इन्होंने एक तरीके से शॉर्ट में बताने की कोशिश की, हर चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात समझ में आई एकदम क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ओके, ये सवाल किसका है भाई? वास्तुकला वाला, चोल वंश की भूमिका, रागनी कुमारी। ठीक है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की स्थापत्य कला का चित्रण किया गया है। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण को अपने शाही काल में चालुक्यों एवं पल्लवों का संरक्षण प्राप्त हुआ तथा कालांतर में इसे चोल शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। द्रविड़ वास्तुकला उन प्रमुख स्थापत्य शैली में एक है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। बेहतरीन, ये एक अच्छा इंट्रो है भाई, एक अच्छा इंट्रो है। ठीक है, ओके, यहां पर लिखा भाई भूमिका। ओके, ये लास्ट का वाला पॉइंट हो गया। थोड़ा सा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट है भाई, पेज नंबर भी डाल दिया करें, 1 2 3 डाल दिया करें। देश के दक्षिणी क्षेत्र में ये अपनी विशिष्ट फैक्ट्री कॉलम। ठीक है, वास्तुकला की विशेषता, वास्तुशिल्प, वास्तुकला की विशेषताएं, इसके विशाल गोपुरम, प्रवेश द्वार, टावर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द्रविडियन मंदिर का अंदर एक मिश्रित दीवार बनी हुई है, बनी होती है। सामने की दीवार के बीच एक प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम का नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत के कुछ सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। कौन सा है भाई? मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह सबसे अधिक स्थित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर इस मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा है। और थोड़ा सा मिसिंग है भाई, चीज़ें थोड़ा सा मिसिंग है। चोल साम्राज्य की भूमिका, मंदिरों में संरक्षण, भव्य मंदिरों का निर्माण, स्थापत्य शैली। ठीक है ठीक है ठीक है। रागिनी, थोड़ी सी इंप्रूव करो चीज़ों को, है ना, थोड़ा सा इंप्रूव करो, नीड टू बी इंप्रूव। अपनी बात को कहने से पहले अपने कंटेंट को दिमाग में रखें। ठीक है, अच्छा लिखा है, ठीक है, जैसे मेहनत की आपने, बढ़िया लिखने की कोशिश की है, 3.5 नंबर। ठीक है, अभी बहुत सारी कमियां हैं, डायग्राम मिसिंग है। मंदिर या किसी भी प्रकार के कल्चर को जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे बिना डायग्राम के हो ही नहीं सकता। तो इस बात का ख्याल रखें, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप इन चीज़ों पर काम कर सकें, इन चीज़ों पर देख सकें। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जाहिद भाई। व्हाट आर द महात्मा गांधी? ठीक है, अवर्स इज नॉट ड्राइव फॉर पावर बट प्योरली द नॉन वायलेंट फाइट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंट। महात्मा गांधी, इस तरीके के कोटेशन से स्टेटमेंट शुरू करना एग्जामिनर को बाउंड कर देना है कि भैया आप मेरा स्टेटमेंट पढ़ें, आप मेरा क्वेश्चंस पढ़ें, तो बढ़िया, बहुत अच्छा। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी इज मोस्ट फेमस फॉर हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस दैट हैज इंस्पायर सिविल राइट या लीडर अराउंड द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है। Contribution of Indian independent non-violent resistance. He believed in the power of the truth and non-violence as the means of achieve social and political changes which inspired million of Indians. Mass mobilization, ठीक है। Launch movement which boycott the British institution and non-violent protest by which Britishers down their knee, अपने घुटनों पर आ गए थे। साल्ट मार्च, ठीक है, ये भी बढ़िया लिखा है इन्होंने। ओके ओके, स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, खाड़ी प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बाकी भी लिखने की कोशिश की है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी इन्होंने बताया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। और उसके बाद बी द चेंजेस यू विश टू सी द वर्ल्ड, एम के गांधी, बहुत बढ़िया। गांधी जी कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल व ट्रांसफॉर्मेटिव एंड लेफ्ट द इंडिविजुअल mark on the nation history. Gandhiji legacy continues to inspire people around the world in their pursuit of freedom, justice and equality. बढ़िया जाहिद, अच्छा लिखा है। बस थोड़ा सा जो इसमें क्या है, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, मतलब कौन कौन से सत्याग्रह है, कौन कौन से आंदोलन को उन्होंने लीड किया था, लाइक खेड़ा, अहमदाबाद, और जो आपका 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड का रेस्पॉन्डिव था, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के साथ। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अगर लिखते तो और बेहतर इस क्वेश्चंस को आप समझ सकते थे, और बेहतर इस क्वेश्चंस के बारे में आप चीज़ों को दिखा सकते थे। वैसे अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, कोई आपत्ति नहीं है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़े से मार्क्स मैं आपके ज़रूर काटूंगा, थोड़े से मार्क्स आपके ज़रूर काटने की कोशिश करूंगा। 15 में से आपको मेरी तरफ से 6 नंबर गलतियां हैं, थोड़ा सा और ठीक करना है और काम करना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और इनके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव कर लेते हैं भाई। ओके, क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल राइट वाला। इन अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट डील विद द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डील विद द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। देखो आप लोगों ने किसी ने ये बात नहीं लिखी, किसी ने भी। इंट्रो पार्ट में इसको मेंशन किया जाए, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट आर जस्टिफाइबल लाइक डीपीएसपी एंड नॉन जस्टिफाइबल while DPSP having provision of economic and social right were not mandatory in its because of historical ठीक है historical context. Economic and social right were seen a long term goal of the required gradual ठीक है resource constraint political realities Indian constitution with the blamed balance between individual right and social welfare making these right ठीक है social diversity India with diversity of wide range of social and economic condition and cultural context may be effect justifiable judicial limitation ठीक है mandatory would have been challenges however the government of India and state are working in fast head work in many aspect SGGMDM like scheme overall the decision not to make social and economic right mandatory in the Indian constitution was influenced by the discussed reason। ठीक है जाहिद, मुझे मजा नहीं आया इस क्वेश्चंस में, है ना। मतलब इस क्वेश्चंस में आपने जो चीजें लिखी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिखी हैं, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा सिंपल भी बनाने की कोशिश करो, अपनी बात को क्लियरली कहने की कोशिश करो, ठीक है। किन एस्पेक्ट में आपको लगता है कि डीपीएसपी इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं और किस एस्पेक्ट में आपको फंडामेंटल राइट रखता है वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, तो थोड़ा सा उस पहलू पर भी अपने व्यूज को लिखने की कोशिश कियो। अच्छा लिखा है, लेकिन मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को एक बार रीअटेम्प्ट करना और जो मैंने व्यूज आपके सामने बताए पूरी क्लास में उनको भी टारगेट करते हुए लिखने की कोशिश करना, तभी आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझकर लिख पाओगे। थोड़ा सा दोबारा से, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपका। आगे बढ़ते हैं भैया, ये क्वेश्चन तो हमारा कल हो गया था, है ना, ये कल हो गया था हमारा। अब दो क्वेश्चंस बचते हैं पूजा के, सॉरी इसके काजल के। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये लड़की अच्छा लिखती है भाई। स्पष्ट करें कि भारत का संविधान दुनिया भर के संविधानों के मिश्रण होने के बावजूद अपने तरीके में विशिष्ट, साथ ही चर्चा करें कि धर्मनिरपेक्षता वाला। ओके, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिएगा, संविधान लिखित दस्तावेज जिसमें किसी देश की शासन प्रणाली की रूपरेखा होती है। डाइसी के अनुसार संविधान उन कानूनों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति को वितरण प्रयोग सुनिश्चित करता है। 1950 में यह बात लागू हुई थी। अन्य देशों के संविधानों का मिश्रण, अन्य देशों से भारतीय संविधान को विशिष्ट क्यों बनाया गया। ठीक है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है, सर्वशक्ति संविधान में निहित है। भारतीय संविधान एक अत्यंत विशाल संविधान है, जब संविधान सभा विभिन्न प्रावधानों में काफी सहज तरीके से लिखा गया है। लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान का कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित कर सकती है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का होना, ठीक है। उसके बाद भारतीय निरपेक्षता, ठीक है, इन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया। भारतीय समुदाय अल्पसंख्यक स्वतंत्र अधिकार पर ध्यान देना, समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान दिया जाता है। व्यक्ति और धार्मिक समुदाय के बीच अधिकारों का संरक्षण है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या व्यक्ति के लिए निर्देशित होती है तो सरकार और न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। डिफरेंस को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, डिफरेंस में और बेहतर करो। भारतीय संविधान का उधार का थैला कहा जाता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने अन्य संविधानों से ली गई विशेषताओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए उसमें आवश्यक संशोधन किए हैं, साथ ही दोषों से भी परहेज किया है। इसलिए भारतीय संविधान सबसे विशिष्ट है। ठीक है काजल, लेकिन थोड़ा सा कंक्लूजन पे और काम करो और इसके साथ साथ जो इसका बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट का जो डिफरेंस वाला पार्ट है उसे और अच्छे से लिखाने की कोशिश करो और अच्छे से बताने की कोशिश करो। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा। पहला जो क्वेश्चंस मैंने रिव्यू किया था वो सानिया का था, सानिया का। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई इनका। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था, मैंने देखा था इसे। महात्मा गांधी का योगदान, ओके, किसी देश की स्वाधीनता और स्वायत्तता के लिए उसके विरोधियों को युद्ध करना ही स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। इस संग्राम में सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन पर विजय प्राप्त करके भारत को स्वतंत्र कराना था। स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी कहाँ चले गए हैं?
ठीक है, चंपारण सत्याग्रह खेड़ा लिखे। महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता में योगदान, गांधी जी की हिंसा के खिलाफ लड़ने दो हथियार, ठीक है। यहाँ पर स्वदेशी के लिए चरखे खादी महत्व देना, सही शून्यता, समाज कल्याण की सोच होना, स्वदेशी के लिए ठीक है। भारतवासियों के अधिकारों का हनन करने वाले रक्तों का विरोध करना, करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। महात्मा गांधी की विचारधारा और रणनीति में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को आकार मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का नाम थे। गांधी जी ने देश की शांतिपूर्वक अवलोकन आंदोलन को ऐसी विरासत दी, आगे बंदूक तक कमजोर हो जाती है। भूख हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह के जरिए सफलता आंदोलन। असहयोग आंदोलन ने हिंदू मुसलमान, बच्चे, बूढ़े, औरतों, किसान, बुद्धिजीवी, ठीक है। गांधी जी, ठीक है, ठीक है। दांडी आंदोलन, गांधी जी ने स्थानीय हस्तशिल्प, सूती वस्त्र उद्योग। कुल मिलाकर कहें तो गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का वर्णन करने के लिए लेख पत्रिकाएं थोड़ी होंगी। गांधी जी की विचारधारा में अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता, समाज कल्याण में सबसे बड़े हथियार के साथ ही हर वर्ग के साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पूरा क्वेश्चन ओवरऑल बहुत बढ़िया, लेकिन इंट्रो पार्ट थोड़ा सा इंट्रो पे काम करो। इंट्रो पे काम करोगे तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इंट्रो पर इसका काम करना बहुत 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 ज़रूरी है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर इस क्वेश्चन पर मिलेंगे, और वहीं इसका जो दूसरा क्वेश्चन आपने लिखा है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा वाला, ये वाला, इस क्वेश्चंस पर आपको मिलेंगे। जो डिफरेंस में चाहता था, जो मजा में चाहता था, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिसिंग है। 15 में से 5.5 नंबर, ठीक है। तो और बेहतर लिखो, और बेहतर चीजों को करने की कोशिश करोगी तो चीजें बेहतर होंगी। आई होप ये आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिस बच्चे का जो क्वेश्चंस रह गया है वो कृपया अपने क्वेश्चंस को समय से भेज दिया करे। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि समय से क्वेश्चंस को भेजें, ताकि मैं आप लोगों के रिव्यू को बेहतर तरीके से समय लेकर कर सकूं। अब जो क्लास है वो लंबी ही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और सबके क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, और आप लोग सबके क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए सीखने की कोशिश करें। इसी के साथ क्लास के समापन की घोषणा करते हैं। हमारी क्लास स्पेशल 10 बजे होती है फिलहाल, अगर कोई चेंजेस होगा तो आपको पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।